हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम एक गाड़ी लेने जा रहे हैं और जो आज हमारा मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि गाड़ी कैसे शॉर्टलिस्ट की जाए और कहाँ पे देखी जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और तीसरा पॉइंट होगा कि गाड़ी को कैसे देखा जाए। खैर, गाड़ी को कैसे देखा जाए उस पर मैं पहले भी वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसमें भी बता दूंगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं तो पहले ज़माने में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती थी गाड़ियों की, वहाँ से जाके फिर आप घरों में देख लेते थे। उसमें सिर्फ फ़ोन पे बात करके आप जा सकते थे। किसी ने एड्रेस दिया होता था, किसी ने फ़ोन नंबर दिया होता था। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न दौर में हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे पाक व्हील्स सबसे अच्छी जो है वेबसाइट है गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। तो उस पर आप गाड़ी को देख सकते हैं, जिसमें तस्वीरें भी लोगों ने पोस्ट की हुई होती हैं। तो नंबर वन, गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज्ड होती हैं, लेकिन उसमें से शॉर्टलिस्ट करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो मैं उस पर आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप जब भी तस्वीरों से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हर केस में वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती उस गाड़ी की, क्योंकि तस्वीरें मॉडिफाई भी हो जाती हैं और हो सकता है किसी लोगों ने, मैंने देखा है, तस्वीरें पुराने ज़माने की लगाई होती है और अब गाड़ी की कंडीशन कुछ और होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अक्सर लोगों से करता हूँ कि गाड़ी आपके अपने नाम पे है, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं भाई के नाम पे, चचा के नाम पे, मामू के नाम पे। तो वो मतलब बेसिकली वो ओरिजिनल बायर नहीं होते। वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरा, अगर उनके अपने नाम पे है तो आप उससे गाड़ी की हिस्ट्री पूछ सकते हैं। और जब अपने नाम पे है तो दैट मीन्स कि वो एक जेन्युइन बंदा है जिसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करवाई है। तो वो आपको गाड़ी की एक हिस्ट्री भी बता सकता है और आप उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आपके पास कितने अरसे से है ये गाड़ी। तो लेट से अगर किसी के पास 2 साल से है या 1.5 साल से, या वो अक्सर सिंगल ओनर फ्रॉम ब्रांड न्यू भी होते हैं, तो वो सबसे अच्छा केस होता है। तो जब इतना टाइम किसी के पास एक गाड़ी रही हो तो वो उसकी सही कंडीशन भी बता देते हैं लोग अक्सर। अब हमारे केस में मैंने 3 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की थी, लेकिन फिर मेरे अपने जानने वालों के सर्कल में एक गाड़ी निकल आई, तो मैंने उस बंदे को भी कांटेक्ट किया। तो ही वॉज अ वेरी जेन्युइन गाय। उसने मुझे गाड़ी की बिल्कुल सही कंडीशन बताई और हमने जाके गाड़ी जब देखी तो वो उसी कंडीशन में मैंने पाई, तो इसलिए उससे हमारी डील भी हो गई। तो ये था पॉइंट नंबर 1। कुछ आप क्वेश्चंस करके बंदे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जेन्युइन है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आजकल आपको सबसे पहले आप गाड़ी की पॉइंट नंबर 1 में आप जब जाएंगे तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक चेक कर लें कि उसी बंदे के नाम पे है कि नहीं, और उसका आईडी कार्ड भी जब आप देखेंगे उसके साथ मैच कर सकते हैं, घर के एड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। तो इससे आपको अश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये बंदा इसी के नाम पे है और ये एक जेन्युइन बंदा है। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए। और रजिस्ट्रेशन बुक जब आप नॉर्मली, तो वैसे आप एक्साइज ऑफिस से वेरीफाई भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि किसके नाम पे है और कब तक इसके एनुअल टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो वो वेरिफिकेशन आप इस तरीक़ों से करके बुक आपको चाहिए। आपको ट्रांसफ़र लेटर चाहिए, उस पर उस ओनर के सिग्नेचर्स होने चाहिए, उसका CNIC चाहिए, और आजकल बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है। अब बायोमेट्रिक की वैलिडिटी होती है 2 मंथ्स की, लेकिन चूँकि आजकल कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है तो उसकी वजह से एक्साइज ऑफिस बंद है। तो मैंने सुना है कि उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया 4 मंथ्स तक, या इवन कैसे भी ज़्यादा कभी होगा तो वो उसको एंटरटेन करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको चाहिए गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए, और आप जब भी गाड़ी लें उसको ज़रूर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। पॉइंट नंबर 3 है कि गाड़ी की कंडीशन कैसे वेरीफाई की जाए। अच्छा, गाड़ी की कंडीशन को वेरीफाई करना, हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप इससे जज करेंगे गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है, तो लेकिन वो एक थोड़ा ट्रिकी काम है और एक्सपीरियंस के साथ आता है, ऐसे नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग वो छोटी सी एक डिवाइस लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको पेंट की थिकनेस बता देती है। अगर कहीं पे वाकई बहुत ज़्यादा फिलिंग हुई है बॉडी में तो वो उसको तो डिटरमिन कर लेती है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो बहुत अच्छा क्वालिटी का काम हुआ वो उसमें नहीं पकड़ा जाता। तो बहरहाल खैर, एक एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है।
जो कि मशीनों से आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो पेंट जॉब को अगर आप डिटरमिन कर लेते हैं कि सारी ओरिजिनल पेंट में है, तो दैट मीन्स के आपको यहाँ पे यह श्योरिटी मिल जाती है कि गाड़ी कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो हमारे यहाँ हालांकि अगर ओरिजिनल पेंट ख़राब भी हुआ हो या फेड हुआ हो या उस पर छोटे स्क्रैचेस हों, लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट हुआ हो तो वो नहीं पसंद करते, विच इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, एक और मेन चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, अच्छा दोस्तों, तो एक और अहम पॉइंट है वो प्राइस के पर्सपेक्टिव से है। पाकिस्तान में आप कोई भी गाड़ी ले लें ब्रांड न्यू, आप उसे यूज़ करें, मेंटेन करें या ना करें, 4-5 साल बाद आप बेचेंगे तो उससे ज़्यादा प्राइस की ही बिक जाएगी। अब जैसे सिविक 2016 में लॉन्च हुई थी तो 2.6 मिलियन के अराउंड उसकी कीमत थी, और जो टर्बो चार्ज थी वो 3.2 की थी। अब हमने सिविक की परचेज़ की है और आप सोचें 2.67 मिलियन की गाड़ी थी 2017 में, और आज हमने जाके 3 साल गाड़ी यूज़ भी हो गई, 42,000 किलोमीटर चलने के बाद भी हमने 32.5 की परचेज़ की है। तो ये किसी और मुल्क में ऐसी चीज़ नहीं होती, हर जगह गाड़ियों की प्राइस डेप्रिशिएट होती है, लेकिन हमारे एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे गाड़ियों की प्राइस एप्रिशिएट होती है। तो शायद हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है। तो अगर आप नई सिविक लेने जाएँ 1.8 तो तकरीबन उसकी कीमत इस वक्त 4 मिलियन के अराउंड है। रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के शायद 4 मिलियन से ज़्यादा की पड़ती है, विच इज़ टू हाई, और ये गाड़ी इतने पैसों में जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब हमारे साथ नवीद साहब हैं और मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा। इनके पास होंडा एकॉर्ड थी 2012 की और वो सेल करके ये नई सिविक लेना चाह रहे हैं। तो एकॉर्ड एक थोड़ी सी लग्जरियस गाड़ी है और ज़्यादा कंफर्ट लेवल उसका बहुत अच्छा है कंपेयर टू ये वाली सिविक। तो इनसे मेरा क्वेश्चन होगा कि आप ये सिविक क्यों ले रहे हैं एकॉर्ड बेच के? तो इफ्तिखार साहब, पहले तो ये बात थी कि सिविक एकॉर्ड जो थी मेरे पास नो डाउट लग्जरियस थी, बड़ी अच्छी कार थी, मुझे बड़ी पसंद थी, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही थी। लेकिन इट वाज ए ओल्ड मॉडल 2012, उसमें कुछ फीचर्स कम थे। और सेकंड चीज़ है कि जो पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि कार्स स्पेशली एनीथिंग अबव 4 सिलेंडर उसकी मार्केट वैल्यू विद द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती रहती है। मेरी गाड़ी की ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, माइलेज बढ़ रही थी, और इस वजह से अगर मैं उसकी मार्केट रीसेल वैल्यू देखूँ तो उसमें भी कमी हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम और माइलेज के साथ। तो ये मैंने एक रीज़न था कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, होंडा सिविक या कोई और नई मॉडल की तरफ चलते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि 2.7 कुछ साल पहले थी, ये 2017-16, और अब जाके मार्केट में ये मिल रही है 3.2 से 3.5 मिलियन। तो इंस्टेड ऑफ डिप्रिशिएटिंग उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जबकि यूज्ड कार्स में लग्जरियस कार्स में फॉर एग्जांपल होंडा एकॉर्ड या बाकी जितनी भी जर्मन कार्स है, ये बेसिकली ये दे गो द अपोजिट वे, उनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कम होती जाती है अगर माइलेज ज़्यादा हो, यूज़ ज़्यादा हो। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न। ठीक, हाँ, एकॉर्ड की थोड़ा सा मतलब प्राइस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं हो रही थी, क्योंकि ये गाड़ियाँ अब जैसे जर्मन गाड़ी का भी आपने जिक्र किया, तो मर्सिडीज़ और BMWs और ये गाड़ी आप मतलब काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी डील मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि उन गाड़ियों को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। पुरानी गाड़ी में मसले मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, और मतलब वो जापानीज़ गाड़ियों की तरह उनका वो नहीं होता, कभी सेंसर ख़राब हो जाएगा, कभी कौन सी लाइट ऑन हो जाएगी, तो इस तरह के तो मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है काफ़ी। ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली जर्मन गाड़ियों का। एकॉर्ड के साथ शायद इतना बड़ा वो मसला नहीं था, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि उसकी कीमत अप्रिशिएट नहीं होनी थी बल्कि डेप्रिशिएट ही होनी थी टाइम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही मेन रीज़न है। एंड ऑफ द डे अगर आपके जेब में वो ना आ रहा हो और कुछ साल बाद उसकी वैल्यू बहुत ही डिप्रिशिएट हो जाए, तो इट्स बेटर टू गो फॉर समथिंग न्यू। ठीक है, मतलब मेन पर्पस आपका था मॉडल अपग्रेड करना, जी, इस वजह से आप वो कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल नहीं है कि देयर इज़ एनी कंपैरिजन बिटवीन सिविक या एकॉर्ड। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है फ्रॉम ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक बड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, और आई मीन आई एंजॉयड इट, आई वाज यूजिंग इट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो दोस्तों, ये है गाड़ी 2017 मॉडल की होंडा सिविक VTI ओरियल UG, और जैसा कि ओनर ने बताया है कि इसका फ्रंट का बम्पर पेंट हुआ हुआ है। तो
एज यू कैन सी कि पेंट में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, जिससे साफ वाज़ेह है कि ये पेंट हुआ हुआ है, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके अलावा ऑनर ने मेंशन किया था कि यहाँ पे कोई माइनर से डेंट्स हैं जो कि हैं, ठीक है, दैट्स ओके। और उसके अलावा जो चीज़ नहीं मेंशन की हुई थी वो ये माइनर स्क्रैच है जो कि आप देख सकते हैं फ्रंट दरवाजे पे भी है। अदरवाइज़ गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इज़ परफेक्टली फाइन। ऑनर ने मेंशन किया हुआ था कि 42,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो 41,641 चली हुई है। तो यहाँ पे भी ऑनर ने बड़ी ऑनेस्टली बताया है। दोस्तों, जब पेंट होने की बात आती है तो फ्रंट बम्पर जैसे कि पेंट हुआ है तो मेन देखने की ज़रूरत है कि कहीं मेजर लगी भी तो नहीं है गाड़ी। तो गाड़ी सारी इंटैक्ट है, सिर्फ बम्पर का ही मसला लग रहा है। बाकी इसका देखें बॉनेट पे भी किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी अबाउट टुडेज़ परचेस। और ये होंडा सिविक हमने ली और गाड़ी एक दिन पहले हम देखकर चले गए थे। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि थोड़ा जल्दी में था, और गाड़ी की कंडीशन मैंने पहले ही वेरीफाई कर ली थी। इससे पहले हमने एक सिमिलर गाड़ी की डील की थी जो कि 2018 का मॉडल था, लेकिन फेसलिफ्ट वाली नहीं थी, और वो गाड़ी हम परचेज़ कर रहे थे 3425 में। हमारी डील भी हुई थी, लेकिन उन साहब का थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया गाड़ी सेल करने का। सो दैट्स वाई मैंने 3 और गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की, और उसमें से एक ये गाड़ी थी जो कि मुझे इस तरह से वैल्यू फॉर मनी लगी कि अगर 3425 की हम ले रहे थे 2018 मॉडल की, तो 2017 मॉडल की 32.5 की, तो 1.5 लाख रुपए प्राइस में कम की गाड़ी है कंपैरेटिवली। और एक बम्पर इसका पेंट हुआ हुआ है, माइलेज दोनों की सिमिलर थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक थोड़ी सी बार्गेन डील है, और एक बम्पर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर 1.5 लाख रुपए बच रहे हैं तो क्या ही बुरा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आप ट्यून इन रह सकें, और उसके बाद आप लाइक का बटन दबाइए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।